एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 1 की खत्म हुई थी। जो परी रहती है गुलाबे वालों वाली, वो जियांग को आके बचा लेती है नीचे गिरने से और अपने इंट्रोडक्शन देती है कि वो प्यार की देवी है और बोलती है जियांग से कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे क्योंकि इतनी सारी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पागल है। लेकिन जियांग उल्टा उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है क्या मेरे पीछे पागल है? अरे वो नहीं, पूरी स्कूल मेरे पीछे पागल है, पूरी दुनिया मेरे पीछे पागल है। देखना एक दिन ऐसे ही चलता रहेगा तो सब मुझे मिलकर मार डालेंगे, फिर मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, फिर मेरे मम्मी पापा मुझे घर से भी निकाल देंगे और एक दिन मैं सड़क पे आ जाऊंगा, वहीं से फिर मैं मर भी जाऊंगा। पूरी जिंदगी तूने मेरी बर्बाद कर दी। तो प्यार की परी कहती है अरे बस का ज़्यादा नाटक मत कर, इसका सोल्यूशन है तुझे बस उनकी इच्छा पूरी करनी है, वो सारी लड़कियों की जो उनके मन के अंदर जो बात है वो पूरी करनी है, जो उनको चाहिए तुझे वो दे देना है। और इतने में उस परी का ध्यान कहीं और जाता है, इसलिए वो उसके पीछे चल जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सारे बच्चे देखने लगते हैं अरे यार जियांग कूद गया, चलो जाके नीचे देखते हैं। और जो दूसरी तीसरी लड़की थी वो भी आ जाती है देखने और दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और जियांग झाड़ू के पीछे छुपा है और सोच रहा है चलो भाई इस बार बच गया लेकिन हमेशा नहीं बचूंगा। और दूसरी और तीसरी लड़की को तो देख लेता है लेकिन उसको पहली वाली नहीं दिखाई देती, तो कहीं सोचता है मैं कूद गया, मेरे पीछे कहीं वो भी तो नहीं कूद गई मेरे प्यार में, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। लेकिन वो कूदी नहीं है, वो छत के ऊपर ही है और रो रही है कि वो उसका बॉयफ्रेंड मतलब जिससे वो पसंद करती है नीचे कूद गया। तो वहाँ पे जियांग आता है, उसे देख के वो लड़की काफ़ी खुश होती है कि ये मरा नहीं है। और जियांग उस लड़की से कहता है कल मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्या कल हम डेट पे जा रहे हैं? लेकिन वो डेट पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल में लेके आया रहता है, वो ये चेक कराने की ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वो प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसको भी कंफर्म करना है। जहाँ हॉस्पिटल में सारे लोग घूर के देख रहे आजकल के बच्चे कैसे इतनी सी उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया, कैसा लड़का ये है। और वहाँ पे वो लड़की, उसका गाइस नाम है जीतोंग, तो मैं जीतोंग ही उसे आपसे बोलूँगा। तो जीतोंग एकदम चिपकी हुई है जियान से और कहती है जियान से तुम यहाँ पे कंफर्म करने आए हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। और मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में ये लिखा था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुन के जीतोंग तो काफ़ी दुखी होती है लेकिन जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, उसको पहले से पता है कि इतनी प्रेग्नेंट नहीं है, नाटक कर रही है, सब जो चॉकलेट है उसका असर है। और एकदम चिपक जाती है जियांग से और कहती है कि इस बार भले ही मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई कोई बात नहीं, अगले बार हम पूरी कोशिश करेंगे और देखना अगली बार मैं प्रेग्नेंट होकर रहूंगी। और पूरी चिपक जाती है जियांग से, जिस कारण जियांग भी काफ़ी शर्मा रहा है और आसपास वाले घूर के देखने लगते हैं जियांग को, देखो कैसा बेशरम लड़का है, लड़की के साथ पूरे हॉस्पिटल में एकदम खुलेआम ये सब कर रहा है। और जियांग उसे दूर करता है और कहता है सबसे पहले मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से बात करनी होगी, तुम्हारी फैमिली से बात करनी होगी, तो मुझे सबसे पहले वहाँ तो ले जाओ। तो जीतोंग उसे ले भी जाती है और उसका घर को छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बंगला था, वो बहुत अमीर लड़की थी। और घर में जाती है तो उसकी केयर टेकर आती है बहुत सुंदर सी और जियांग को देख के पूछती है ये कौन है। तो जीतोंग बोलती है अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन जियांग उसका मुंह चुप करा देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मैं इसका दोस्त हूँ। और अंदर वो बैठता है और जो जीतोंग की केयर टेकर थी वो बताती है जियांग से जो हमारी मालकिन के जो पापा है यानी जो बड़े मालिक है वो कभी इस घर में आते ही नहीं, इस घर में अकेले हमारी मालकिन ही रहती है क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है, वो बहुत उनको बिजनेस संभालना है, इसलिए वो हमेशा यहाँ से दूर रहते हैं और हमेशा बिजनेस पे ही रहते हैं। तभी उस घर का बॉडीगार्ड आते चिल्लाते हुए कि जियांग नाम के एक बंदे ने हमारी मालकिन को प्रेग्नेंट कर दिया है। और वो केयर टेकर भी बोलते हैं इस नाम का तो मैं एक लड़के का नाम सुनी हूँ और वो जियांग यहीं पे था। सारे बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं और मारने लगते हैं। तो पीछे से जीतोंग आती है और कहती है प्लीज उसे मत मारो, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। ये सुन के और वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या हमारी मालकिन से प्यार करेगा ऐसा लड़का, उसे और भरदम पेल देते हैं। फिर वो चिल्लाती है जीतोंग प्लीज मारो मत इसे, और बोलती है भले ये उतना अमीर नहीं है, भले ये कोई नौकरी नहीं करता, भले इसके पास गाड़ी नहीं है, भले ये भीख मांग के मेरा पेट पालेगा, मैं उतने में खुश हूँ और हमने वादा किया हम शादी करेंगे। इस बात पे बॉडीगार्ड और गुस्सा हो जाते हैं और जियांग को मारते हुए कहते क्या हमारी मालकिन से तो शादी करेगा। उसके बाद जीतोंग फिर कहती है कि भले मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी इस बार लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे कल, और इस में पक्का प्रेग्नेंट होंगी। और ये सुनकर बॉडीगार्ड और गुस्सा होते हैं और भरदम उसे पेल देते हैं। यहाँ पे जियांग की हालत खराब हो रही है, वो जीतोंग से कहता है कि अरे प्लीज चुप हो जा यार वरना ये लोग मार के मेरी हड्डी बुड्डी सब तोड़ देंगे। और जीतोंग जियांग को बचाने के लिए उसको अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ पे जीतोंग देखते हैं कि उसका कमरा काफी बड़ा और काफी ज्यादा सुंदर है। और दरवाजे के बाहर सारे बॉडीगार्ड पहुंचे और बोल रहे मालकिन अब दरवाजा खोलिए, उस आदमी को हम उस लड़के को छोड़ेंगे नहीं, उसको तो हम मार के रहेंगे। लेकिन जीतोंग दरवाजा नहीं खोलती और जियांग उसका जाके मुंह चुप कराता है। तभी इनके बीच में थोड़ा सा मतलब मूवमेंट हो जाता है, बहुत मतलब स्वीट सा एक मूवमेंट आ जाता है, लेकिन उसका एहसास होता है यार मुझे ये सब नहीं करना और पीछे हटता है। तभी उसका ध्यान जाता है कैलेंडर पे जो कि 1 साल पुराना कैलेंडर था और उस पर एक डेट मार्क किया हुआ था। उधर ये लिखा था कि आज मैं अपने पापा के साथ खाना खाई और ये मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। और फिर जियांग दरवाजा खोलता है जहाँ बाहर जो केयर टेकर थी वो जीतोंग के पापा को फोन करके बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ, एक लड़का आया है उसने ऐसा प्रेग्नेंट कर दिया मालकिन को। और जियांग उससे फ़ोन छीन लेता है
और कहता है कि "ए बूढ़ा, तू सुन रहा है, तेरे में दम है तो हिम्मत है तो यहाँ आ जा, मैं तेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया हूँ, देखता हूँ तो क्या उखाड़ सकता है"। और आसपास वाले सारे बॉडीगार्ड देख के हैरान, अरे बाप, इस लड़के में इतना दम है। सीधे माली को फोन कर दिया और इतना उल्टा सीधा बोल दिया कि हिम्मत है तो आके दिखा। और दूसरी तरफ जो जी तोंग का बाप है वो भी हेलीकॉप्टर गाड़ी लेकर पूरा मिलिट्री लेकर पहुंच जाता है यहाँ पर। और जैसे वो पहुंचता है वैसे एपिसोड खत्म हो जाता है, पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ता हूँ सीधा एपिसोड 3 की तरफ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से हुई जहाँ से 2 की खत्म हुई। जी तोंग का बाप आ चुका है और अपने साथ मिलिट्री वाले लेकर आया है और सब ने एकदम बंदूक टांग के रखा जियांग के ऊपर। जियांग डरा हुआ है कहीं मुझे गोली ना मार दे। तो जी तोंग का बाप कहता है अरे गोली मत मारो, बंदूक नीचे कर लो। ये सुन के जियांग खुश हो जाता है, अरे मुझे गोली नहीं मारेंगे, काश मैं बच गया, मुझे शायद कोई ना मारेगा। लेकिन जी तोंग का बाप कहता है कि गोली मत मारो, सालों को जाके सीधा लात से मारो। और उसे लात से पहनने लगता है। तभी वहाँ पे आती है जी तोंग और कहती है अरे पापा आप गलत समझ रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं, आपको इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। और रिपोर्ट दिखाती है। उसका बाप रिपोर्ट देखता है और जियांग से कहता है अरे जब प्रेग्नेंट हुई नहीं थी तब क्यों ऐसा नाटक किया, फालतू में तुम मार खा गया। तो ये सुनकर जियांग कहता है मैंने ये इसलिए किया ताकि आप अपनी बेटी से मिलने आओ, अगर मैं ये नहीं कहता तो शायद आप अपनी बेटी से मिलने नहीं आते। आपने अपनी बेटी को खाना दिया, कपड़ा दिया, इतना बड़ा महल दिया, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन कभी आपने अपनी बेटी को प्यार नहीं दिया। और ये सुनकर जियांग का बाप जी तोंग का बाप गुस्सा हो जाता है और कहता है तुझे क्या मालूम प्यार के बारे में। तो जियांग उसको कैलेंडर दिखाता है और कहता है देखो इस कैलेंडर में 1 साल पहले तुमने अपने बेटे के साथ बैठ के खाना खाया, कभी उससे फीलिंग के बारे में कभी सोचा है, कभी उसके इमोशन के बारे में सोचा है। वो बस ये चाहती थी कि आप उसके पास रहो, उसके हमेशा साथ रहो, उसकी हमेशा मदद करो, उससे एकदम करीब रहो। लेकिन आप तो हमेशा बिजनेस के लिए यहाँ कभी वहाँ रहते, अपनी बेटी के साथ कभी बैठ के 2 पल से बात भी नहीं किया। और ये सब देख के जितने भी बॉडीगार्ड और केयर टेकर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जियांग भी सोचता है यही सही मौका है, ज्ञान मैंने पेल दिया, अब कटाक लेता हूँ यहाँ से। और वहाँ से निकल जाता है और बहुत दूर से चक्कर मारता है, इधर उधर भागता है, मतलब निकलने की कोशिश करता है। लेकिन घूम फिर कर वापस पता चलता है कि जिस घर से वो निकला था उसी घर के बैकयार्ड यानी पीछे पहुंच गया है। और वहाँ पे जी तोंग भी पहुंच जाती है और वो किस करने वाले रहती है जियांग को, तभी वो अचानक से गायब हो जाती है। अब जियांग को समझ नहीं आ रहा कि अचानक से गायब कैसी हो गई। तभी वहाँ पे जो प्यार की देवी है यानी क्यूपिड गर्ल वो आती है और बताती है वो गायब नहीं हुई है, तूने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। उसकी यही इच्छा थी कि अपने पापा के साथ हमेशा रहे और खाना खाए, और ऐसा हुआ भी है जो तूने भाषण दिया था अभी, मतलब अब वो तेरे प्यार से मुक्त हो गई है। और ये सुन के जियांग भी खुश हो जाता है और सोचता है चलो एक लड़की से तो बला टली, और वो निकल जाता है। फिर अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ उसकी अभी भी हालत खराब है क्योंकि एक लड़के से पीछा छोड़ा, अभी बाकी 2 बाकी है। तभी देखता है बहुत सारे पैम्पलेट उड़ रहे हैं और उस पैम्पलेट पे इसका ही फोटो रहता है और ये लिखा था कि मेरे पति गायब हो चुके हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, प्लीज़ अगर वो मिले तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। और वो तीसरी वाली लड़की थी जिसको गाइस जैसे जियांग ने वो पैम्पलेट देखा उसकी फटके 4 हो चुकी है। सोचता है कि दूसरों के नज़र में आने से पहले मैं चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, और चुपके से वहाँ से निकलने लगता है। तभी गाइस एक चौथी लड़की की एंट्री होती है जो कि बोर्ड पे जियांग का नाम देखती है और नाम देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे जियांग दम चुपके चाप के कैसे भी पहुँच गया अपने क्लास में, अब चुपचाप बैठा था। तभी आ जाती है पहली वाली लड़की यानी जी तोंग, और वो जियांग से कहती है क्या तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो क्या कल हम साथ में स्कूल से घर पे जा सकते हैं, एकदम शर्माते हुए। तो जियांग उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम मेरे बारे में भूली नहीं हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे को जानती हूँ, आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकूँ। और ये सुन के दम जियांग की और फट जाती है कि कल यार मैंने तो इसका इच्छा पूरा कर दिया, अभी भी मुझे जानती है। तो वो जो देवी थी मतलब जो प्यार वाली देवी उसे बुलाता है और कहता है कि यार कर तो मैंने उसको ठीक कर दिया था, उसका इच्छा पूरा कर दिया था, तो भी वो मेरे को जानती है, मेरे बारे में भूली नहीं, तो मुझे बताएगी आखिर ये चल क्या रहा है। तो बोलते यार मुझे माफ़ करना, मैं कल तुझे बताना भूल गई थी। वो सारी चीज़ें तो ये भूल चुकी है जो कि फॉल्स मेमोरी बना था कि वो प्रेग्नेंट है वो सब, लेकिन ये 2 दिन का मेमोरी है जब वो तेरे प्यार में पागल हुई थी वो सब उसको अभी भी याद है। तो हो सकता है उसके दिल में तेरे लिए कुछ अलग फीलिंग आ चुकी होगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, तो बाकी अब तू ही संभाल। और वो गायब हो जाती है। और यहाँ पे जियांग और जी तोंग जब तक अपनी बात पूरी करे उतने में जो चौथी लड़की जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो सीधे घुस जाती है, दम आके चाकू फेंकती है सीधे जियांग की तरफ। जियांग उससे बच जाता है और उसके पास आ जाती है और कहती है क्या ये सब चल रहा है तेरी उस लड़की के पीछे, मुझे समझाएगा। तो जियांग बोलता है कि अरे मैं समझाता हूँ। और ये लेकिन उस लड़की को जानता था ये कोई अनजान नहीं है, और इस लड़की ने चॉकलेट भी नहीं खाया है, वो क्यूपिड चॉकलेट उसने नहीं खाया है। और कहता है कि मैं समझाता हूँ तुझे कोई गलत फैमिली हुई है। तो वो लड़की कहती है अच्छा गलत फैमिली हुई है, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। और उसको दम किस करने लगती है, दम दबा के किस करने लगते है, उसके ऊपर चढ़ के पूरा उसको चाट लेती है। और ये देख के पूरा आसपास वाले सब पूरा रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, देख के हैरान होते हैं कि आखिर बाप रे खुले हम ये क्या कर रहे। और यहाँ पे जियांग भी दम जन्नत में है कि इतने सारे किस्से उसे मिले। उतने में जो लड़की थी चौथी लड़की उसकी माँ पहुँच जाती है और उसको मार के दूर ढकेलती है और कहती है तू अमेरिका से इस फालतू
लड़के के लिए आई इतने दूर से यहाँ पर? कैसी लड़की है यार तू, कैसी मेरी बेटी है, क्या बेटी बनेगी रे तू? और फिर दोनों माँ बेटी के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। माँ कभी बेटी को मारती है, कभी बेटी फिर माँ को मारती है, लेकिन एंड में माँ जीतती है और अपनी बेटी को बेहोश कर देती है। और फिर वो माँ अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, कहती है कि मेरी बेटी को उठाओ, गाड़ी में ले चलो, इसको हम वापस अमेरिका लेके जाएंगे। और उसे लेके जाती है और जियांग भी बोलता है उस औरत से कि प्लीज़ आंटी आप इसे वापस अमेरिका लेके जाओ। तो वो औरत कहती है कि हाँ मैं इसे लेके जाऊंगी और तेरे से तो दूर रखूंगी। इसके बाद वो अकेला बैठा हुआ था जियांग, तभी वो जो प्यार वाली देवी आती है और कहती है क्या जो चौथी लड़की थी क्या उसने भी वो क्यूपिड चॉकलेट खाया था? तो जियांग बताता है नहीं उसने नहीं खाया था, वो बल्कि मेरी बचपन के दोस्त थे, हम लोग साथ में लगभग एकदम छोटे थे हम लोग तब से साथ में खेलते थे, फिर प्राइमरी स्कूल फिर मिडिल स्कूल हम लोग साथ में ही गए और मुझे पसंद करती थी शायद, और हमेशा से वैसी बर्ताव करती है, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। और फिर अमेरिका भी चली गई थी लेकिन वापस अचानक से आज देख रहा हूँ पहुँच चुकी है। उतने में जो पहली वाली लड़की रहती है यानी जीतोंग वो भी वहाँ पे पहुँचती है और वो शर्माती और माती है, नाटक करती है छुपने का, एक पत्थर लेके। गाइस देखो कितनी बॉडम औरत है, एक पत्थर लेकर छुपने की कोशिश करती है। जियांग उसे देख लेता है, पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये शर्माते हुए बोलती है अरे मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, वो मैं बोल रही थी कि कल हम साथ में ऐसा वैसा पूरा शर्मा रही थी। तो जियांग कहता है अरे हाँ तुम बोल रही थी ना कल हम साथ में जाएंगे, अच्छा ठीक है मुझे मंजूर है हम साथ में कल जाएंगे। तो ये सुन को भी काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से चल जाती है। और ये परी जियांग को छेड़ने लगती है, अरे देखा तू भी उसको पसंद करने लगा ना। लेकिन जियांग चिल्लाता है उस पर चुप कर, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर जियांग भी जाता है वापस स्कूल में जहाँ जो दूसरी लड़की रहती है सॉकर टीम वाली जो कैप्टन, वो वहाँ पे आ जाती है और जोर से मारती है जियांग को और कहती है कि हम यहाँ से ब्रेकअप कर रहे हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखना है तो सब्सक्राइब मारिए, मैं जल्द से जल्द कल शाम तक लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो क्यूपिड चॉकलेट के एपिसोड 4 की तरफ बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं अगर आपने पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो उसे जरूर देख लीजिएगा, वरना आपको इस एपिसोड की कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और पिछले सारे एपिसोड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं 4th एपिसोड की तरफ। तो 4th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 3rd की खत्म हुई थी। जो 2nd वाली लड़की रहती है जिसका नाम रहता है तेंग शुआन, वो जियान को मारती है और कहती है कि हम यहाँ से ब्रेकअप कर रहे हैं। इस बात पे जियान को भी गुस्सा आता है और कहता है जा तेरे से तो मुझे पहले से ब्रेकअप करना था, आखिर तेरी जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा। और नाराज होकर वहाँ से चल जाती है। तभी वहाँ पे परी आती है और जियान से कहती है अरे बाप रे तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तूने आज नाश्ते में क्या खाया? तो जियान कहता है अरे पहली बार तो मैं इस लड़की को जानता ही नहीं, खुद इसने चॉकलेट खाया और अब मेरे प्यार के पीछे पागल है और मुझे मार के मुझसे ही बोल रही है कि मुझे ब्रेकअप करना है। इस बात पे मुझे भी गुस्सा आया, इसलिए मैंने भी इसे पे चिल्ला दिया। और फिर जियांग परी से पूछता है ब्रेकअप, कहीं में जितनी भी लड़की मेरे पीछे पागल हुई है उनके साथ जाकर ब्रेकअप कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा ना? तो परी कहती है अरे यार अभी तक तू लड़कियों को समझता ही नहीं, जब लड़की बोलती है ब्रेकअप उसका मतलब होता है उसका एक लास्ट वार्निंग है। तो यहाँ पे जियांग सोचने लगता है लास्ट वार्निंग वो किस चीज का, कहीं वो सुसाइड तो नहीं कर लेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तेंग जुआन पर, यानी वही 2nd वाली लड़की जो कि लड़कों को जबरदस्ती ट्रेनिंग दे रही है, उनसे पुशअप करा रही है क्योंकि सारे लड़के इसके कोचिंग के अंडर आते हैं और कहते हैं यार कैसे लड़के हो, तुमसे इतना भी नहीं होता, काहे के मर्द हो यार, तुम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और सारे लड़के उसे रिक्वेस्ट करते प्लीज़ मैडम हमें छोड़ दीजिए, हमारी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन वो नहीं छोड़ती और ऊपर से उन पे पाइप से पानी का हमला भी करने लगती है। और पीछे दूर खड़े होकर जियांग ये सब देख रहा है, सोचता है यार कितनी जालिम लड़की है ये, कितना जुल्म कर रही है उन बेचारे बच्चों पे, मुझे जाके उनको बचाना पड़ेगा वरना आज एक ना एक की तो जान ले लेगी ये। तो वो जाता है बचाने और उससे कहता है कि प्लीज़ ये सबको छोड़ दो, इनकी हालत ख़राब हो रही है। तो कहती है यार तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें मैंने पहले बोल दिया था कि मुझसे बात मत करना, यहाँ से निकल जाओ। और जियांग को सारे लड़के देख के बोलते हैं अरे देखो हमारे मसीहा आ गए, ये अब हमें बचा लेंगे। लेकिन तेंग जुआन उन पर फिर से पानी से हमला करती है और यहाँ पे जियांग उसे समझा रहा है कि मैंने मना किया ना, तो भी पानी से तुम उन पर हमला कर रही हो, और उससे पाइप छिलने लगता है जिस कारण गलती से जियांग तेंग जुआन पे ही पानी गिरा देता है और वो पूरी गीली हो जाती है। और यहाँ पे जियांग के फटके 4 हो जाती है कि अरे यार मैंने इसे भिंगा दिया, अब लगता है ये मेरी ही लेगी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और सारे लड़के जियांग के पास आके कहते हैं अरे यार आप तो हमारे मसीहा हैं, आपने हमारी जान बचा ली, वरना आज ये लड़की तो हमें मार डालती। और उनमें से एक लड़का कहता है कि कुछ दिनों से ना ये लड़की उतने बर्ताव नहीं कर रही जैसा ये नॉर्मल बर्ताव करती थी, शायद इसके साथ कुछ हुआ है, कुछ अजीब चल रहा है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। जो जियांग सुबह सुबह उठता है तब देखता घड़ी में अरे यार मुझे लेट हो गया, पूरा घबरा जाता है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तभी जो चौथी वाली लड़की रहती है जिसका नाम है जाओली, वो आ जाती है और कहती है अरे यार आज तो संडे है, तुम्हें किस बात की देरी है, तुम्हें तो स्कूल भी नहीं जाना। तो बोलता है अरे मुझे स्कूल नहीं जाना, क्या है ना आज संडे इसलिए मैं पढ़ना चाहता था और कुछ बुक है वो मुझे जाके लेना है।
तो वो कहती है कि अच्छा इसी बात है, तुम घर में रहो, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए बुक लेकर आती हूँ। और उसे घर के अंदर ही बंद कर देती है और उसके मम्मी पापा को भी जाकर बोलती है कि आज जियांग पढ़ाई करना चाहता है, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, आप लोग भी खोलिएगा मत, अंदर ही उसे रहने दीजिएगा। और यहाँ पे जियांग परेशान है क्योंकि उसको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, उसको डेट पे जाना था जो पहली वाली लड़की थी जी तोंग उसके साथ, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसने बुलाया था इसे डेट के लिए और इसको जाओली ने बंद कर दिया। और ये परेशान हो रहा है, यार मैं कैसे जाऊं। तभी जो खिड़की रहता है वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है और पड़ोस में जो रूम रहता है उसके जरिए बाहर निकलने की सोचता है। और जैसे ही बाहर निकलता है पड़ोस की जो लड़की रहती है उसे देख लेती है और चिल्लाती है, देखो एक ठरकी आदमी घुस रहा है। तो समझाने लगता है, प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, चिल्लाओ मत यहाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है जी तोंग पे जो कि अभी जियान का इंतजार कर रही है और अभी तक वो पहुंचा नहीं है, जिस कारण इसको ऐसा लगने लगता है कि वो शायद ना आएंगे क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। उनके एक बचपन की दोस्त है, वो शायद उसको पसंद करते होंगे इसलिए शायद वो मुझसे मिलने ना आ रहे। लेकिन पहुंच जाता है जियांग कैसे तैसे और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया और थोड़ा सा मुसीबत आ गया था, तो चलो हमें कहाँ जाना है। तो जी तोंग कहती है कहीं नहीं, बस यहीं पर पास में कॉफी पीना साथ में। और दोनों कॉफी पीने लगते हैं और जियांग सोचता है यार कितना फीका फीका डेट चल रहा है, मैंने सोचा था कि एकदम आऊँगा, मेरे प्यार के पीछे पागल रहेगी, मुझे प्रपोज मारेगी, मैं फिर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगा, ऐसा वैसा मैंने कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ जी तोंग बैठी है, एकदम शर्मा रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इससे क्या बोले और उसका पूरा मुंह लाल हो चुका है। तो जियांग उसके पास एकदम क्लोज आ जाता है, उसको छूता है, बोलता है अरे यार तुम्हारा तो चेहरा लाल हो रहा है, कहीं तुम्हें बुखार है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। और दोनों एकदम पास में रहते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है, फिर दोनों दूर हटते हैं, अरे 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 क्या हो रहा था। और उसके बाद उनके बीच में और भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है और जियांग बोलता है अरे यार मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, एक लड़की ने मुझे खुद डेट पे बुलाया और मैं इतना अजीब अजीब हरकतें कर रहा हूँ। तभी उसका बाजू के मॉल पे ध्यान जाता है जहाँ एनिमे फेस्टिवल लगा है, जहाँ लोग आके कॉस्प्ले करेंगे। और दूसरी तरफ जो जाओली है वो जियांग के कमरे में पहुंच चुकी है बुक्स लेकर, तभी देखती है कि जियांग वहाँ है ही नहीं, वो खिड़की के जरिए भाग चुका है और कहती है अच्छा तुम निकलोगे, तुम्हें कहाँ जाना है, जाओ, मैं देखना पीछे पीछे आ ही जाऊंगी। और यहाँ पे जो मॉल के अंदर जियांग जी तोंग को लेके आ जाता है और वहाँ 3 लड़की रहती है जिन्होंने कॉस्प्ले किया है और उनको खुद पे काफ़ी घमंड है कि आज जो कंपटीशन होगा वो लोग ही जीतेंगे क्योंकि उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। और यहाँ पे जी तोंग और जियांग मॉल में घूम ही रहते हैं, हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन माहौल ऑकवर्ड रहता है, नहीं कर पाते। तभी पीछे से बहुत सारे लोग भागते हुए आते हैं कि अरे यार मुझे आने दो, मुझे आने दो। और वो सब एक लड़की को देखने आए थे जिसने कॉस्प्ले किया था और उस लड़की को देखते ही समझ जाता है जियांग की और कोई नहीं बल्कि वही दूसरी वाली लड़की है जिसका नाम है तेंग जुआन, और वो वही रहती है और वो भी जियांग को देख लेती है और वो भी हैरान कि अरे यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है, पर कोई बात नहीं, 5th एपिसोड में मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। तो बढ़ते हैं 5th एपिसोड की तरफ। तो 5th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 4th की खत्म हुई थी। तेंग जुआन ने भी जियांग को देख लिया है तो उस पर चिल्लाती है अरे यार तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और आसपास वाले भी सारे लोग उसकी तरफ घूर कर देख रहे हैं, जिस कारण जी तोंग भी काफी घबरा जाती है कि सारे लोग देखो हमारी इधर कैसे देख रहे हैं। और तभी तेंग जुआन का ध्यान जाता है कि उसकी सॉकर टीम के 2 मेंबर है जिसको हमने एपिसोड में भी देखा था, दोनों मस्कुलर गर्ल, वो भी उस मॉल में पहुंच चुके हैं और ये और भी घबरा जाती है और ये दोनों को यानी जी तोंग और जियांग को लेकर वहां से भाग जाती है। और उस मॉल में जो चौथी लड़की रहती है शाओली, वो भी पहुंच जाती है और कहती है कि अब तुम मुझसे कहां बचोगे, मैं आ ही गई आखिर यहाँ पर। और तेंग जुआन इन दोनों को लेकर आ जाती है चेंगजिन में और काफी खुश रहती है कि खास हम पकड़े नहीं गए, किसी और ने हमें नहीं देखा। और जियांग उसको इन सब कपड़ों में देख के हंसने लगता, सोचता अरे तुम जैसी लड़की ये सब करती हो, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था। और इस बात पे तेंग जुआन को गुस्सा आता है और जियांग का मुंह पकड़ लेती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तो जियांग बोलता है अरे नहीं नहीं, मेरा तो बोलने का ये मतलब था, तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, तुमसे अच्छी तो कोई इसमें लग ही नहीं सकती। फिर तेंग जुआन कहती है क्या हम ये सब चीजें पसंद नहीं कर सकते क्या, मुझे ये चीज़ें शुरू से पसंद थी लेकिन तुम लोगों के कारण मुझे ये सब छुपाना पड़ा। इसे छुपाने के पीछे का मेरा मेन राज ये है कि जब पहली बार मैं स्कूल में आई थी मैंने देखा था जितने भी लड़के हैं वो सारी लड़कियों को बहुत परेशान करते थे जो कि कम खूबसूरत लड़की रहती थी। और यहाँ पे हमें वो 2 मस्कुलर लड़कियों का फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब वो लोग स्कूल में आए थे सारे लड़के उनको बहुत परेशान करते थे, उनको हमेशा भिंगा देते थे, उसको हमेशा चिढ़ाते थे और वो दोनों कुछ नहीं कर पाती थी, हमेशा खाली सहती थी उस सारे लड़कों का बदतमीजी। लेकिन उस समय एंट्री होती है तेंग जुआन की और सारे लड़कों को पीट के उन दोनों को बचाती है। तब से वो दोनों लड़कियां इसकी दीवानी हो जाती है और इसके राह पे चलती है, जिसका उनके बाद उन्होंने ट्रेनिंग की है, फिर सॉकर में ज्वाइन हुए और लड़कों को सबक सिखाती थी। मतलब कोई भी बुरा भला कुछ भी लड़का बोलता था तो जाके सहती नहीं थी, सीधे उनके मुंह पे जाके 2 कान पर लगाती थी। और इसका ये सब छुपाने का भी मेन कारण यही बन गया क्योंकि बाकियों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे मॉल में आके कॉस्प्ले करती है, कंपटीशन में भाग लेती है, तो वो लोग ये सोचेंगे कि हमको तो ऐसा सिखाया गया है कि लड़कों के सामने झुकना मत, उनको हमेशा सबक सिखाना। और यहाँ पे खुद लड़कों को मजा देती है सब कपड़े पहनकर, जिस कारण में ये सब बातें छुपाती थी। तो जियांग कहता है तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए, तुमको बता देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो थैंक्स जोन कहती है तुम जैसे लोग कभी ना समझ पाएंगे ये। तभी अनाउंसमेंट होता है जो फीमेल कॉस्प्ले कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आके अपना नाम लिखवा लीजिए। तो जीतोंग कहती है देखो कंपटीशन चालू होने वाला है, तुम जाके अपना नाम लिखा लो। लेकिन थैंक्स जोन कहती है मैं नहीं ले सकती पार्ट, क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 3 लोग होने चाहिए और मैं हमेशा अकेले आती हूँ, इसलिए कोई भी नहीं है मेरे साथ कंपटीशन में जाने के लिए। तो जीतोंग कहती है क्या 3 ही चाहिए ना, तो हम लोग 3 लोग हैं। तो ये सुन के जियांग कहता है क्या मैं जा ही नहीं सकता, मैं लड़का हूँ, मैं कैसे जाऊंगा। और ज़बरदस्ती जीतोंग और थैंक्स जोन उसका मेकअप कर देते हैं, लड़की उसको पूरा बना देते हैं, जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था लड़की के रूप में, लेकिन उसको पसंद नहीं आया क्योंकि वैसे लड़की बनकर उसको ये सब नाटक करना पड़ेगा और उसको खुद के ऊपर उल्टी आ रही थी। और ये सब चीज़ जो चौथी लड़की है तेजावली वो भी देख लेती है और उसका फोटो खींच लेती है और सोचती है कि बाप रे मेरे बॉयफ्रेंड को ये सब करने का शौक था, इसलिए वो मुझसे छुप के यहाँ पे आना चाहता था संडे को भी। लेकिन उसको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि लड़की के कपड़े में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद थैंक्स जोन जो अपना कॉस्प्ले वाला ड्रेस पहने जाती है वो देखती है कि वो फट चुका है और ये देख के जियांग समझ आता है कि वो जानबूझ के इसका ड्रेस फाड़ के गया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जीत जाए और इसके जितने काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जियांग थैंक्स जोन से कहते हैं कोई तुम दूसरा ड्रेस पहन लो, ये फट गया तो क्या हुआ। तो थैंक्स जोन कहते हैं क्या मुझे ये ड्रेस पहनने का कोई हक नहीं था, मुझे कोई दूसरा ड्रेस ही पहनना पड़ेगा, तुम्हें क्या पता ये ड्रेस मेरे दिल के कितने करीब है। और वहाँ से भाग जाती है रोते रोते। यहाँ पे जियांग को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ड्रेस क्यों इतना पहनना चाहती है, कोई दूसरा पहन लेती। तो जीतोंग समझाती है कि उसने मुझसे ये कहा था कि ये पहली बार जब वो कंपटीशन में भाग ली थी और जीती थी तब वो यही ड्रेस से ली थी और उस ड्रेस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, मतलब उसके जगह कोई और दूसरा ड्रेस नहीं पहन सकती। तो जियांग भी समझ जाता है कि हाँ सच में ये ड्रेस उसके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब था। और इसका ड्रेस को उन तीनों लड़कियों ने फाड़ा था जिसको हमने पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, वो 3 घमंडी लड़कियाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये जीत जाए। इसके बाद जियांग जीतोंग से कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं पार्टिसिपेट होना पड़ेगा और हम जीत के ही रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ जीतेंग लड़कियों के कपड़ों में मेल टॉयलेट में जाके खड़े खड़े मुँह रहा है और सोच रहे कि सबसे पहले हमें कॉम्पिटिशन में पहले नाम लिखाना पड़ेगा, फिर जाके इंट्रोडक्शन खुद का करवाना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर सेकंड राउंड आएगा जहाँ जाके हमें परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, नाचना गाना पड़ेगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अकेला हूँ। थैंक्स जोन भाग गई है और जीतोंग अभी तक कपड़े ढूंढ रही है, उसको अभी तक कपड़े भी नहीं मिले। तभी वहाँ पे जो प्यार की देवी है वो पहुँच जाती है और जियांग कहता है अरे यार तुम यहाँ कैसे घुस के आ गई, ये तो मेल का टॉयलेट है। तो कहते हैं अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी घुस जाती हूँ। और तभी जियान उस परी को ध्यान से देखने लगता है यार इसकी बॉडी भी तो काफ़ी अच्छी है, ये भी काफ़ी सेक्सी है। तो परी बोलते अरे ऐसे ठड़की निगाहों से मुझे मत देखो। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद जहाँ कॉम्पिटिशन चालू होने वाला है, जहाँ पहला राउंड चालू हो जाता है, जो अपना नाम इंट्रोडक्शन करवाना था वो, और जियांग की भी बारी आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि सामने बहुत सारे लोग थे, स्टेज पे वो अकेला रहेगा, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन खुद में हिम्मत लाता है और जाता है स्टेज पे, जहाँ जाते ही वो गिर जाता है, जिस कारण सारे लोग उस पर दम चिल्लाने लगते हैं अरे यार ये कौन आ गया, इसे प्लीज़ भगाओ। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, तो भी खुद में हिम्मत लाता है और प्यार से बोलता है कि प्लीज़ मुझ पे हंसो मत, जिस पे पूरी ऑडियंस दीवानी हो जाती है। और यहाँ पे वो तीनों जो लड़कियाँ थी घमंडी वाली, वो भी सोचते कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक से हो गया, लेकिन ये अभी अकेले है, इसके पार्टनर से नहीं, मेन परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जियांग भी सोच रहा है कि मैंने अपना काम कर लिया, अब बाकी काम उन पे ही है, मतलब जीतोंग और उस परी पे कि जाके जल्दी से थैंक्स जोन को ढूंढ के लाओ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो क्यूपिड चॉकलेट के एपिसोड 6 की तरफ बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपने शुरू के एपिसोड से नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपको इस एपिसोड की कहानी समझ नहीं आएगी। तो अब बढ़ते हैं 6 एपिसोड की तरफ। तो इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड की खत्म हुई थी। थैंक्स जोन भाग चुकी है और जियान अभी अकेला लड़की बन के बचा है और उनके ग्रुप का टाइम आ चुका परफॉर्मेंस देने का, लेकिन थैंक्स जोन भाग चुकी है, जिस कारण वो उसको मतलब टाल दे रहा था कि प्लीज़ अभी दूसरे का ले लीजिए, हम इसके बाद जाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते वो 3 बार अवॉइड कर चुके हैं। यहाँ पे होस्ट भी बोल रहा है कि हम आपका पहले से 3 बार कर चुके हैं, अगर इस बार आप लोग नहीं गए तो आपके टीम का डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास और भी मेंबर्स नहीं है तो आप खुद का नाम हटा लीजिए और पार्टी मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे जियान को पार्टिसिपेट करना ही था और वो पार्ट लेता है और स्टेज पे जाता है, जिसे देख के होस्ट भी कहता है अरे यार तुम अभी भी पार्टिसिपेट ले रही हो, तुम अकेली हो, तुम जीत नहीं पाओगी, डिस्क्वालीफाई हो जाओ। लेकिन तो भी स्टेज पे जाता है, सामने काफ़ी सारे ऑडियंस थे और सारे ऑडियंस थैंक्स जोन का नाम चिल्ला रहे थे, लेकिन थैंक्स जोन तो वहाँ पे है ही नहीं, जियान अकेला बचा है। खुद में हिम्मत लाता है और वो परफॉर्मेंस देना चालू करता है, गाना गाना चालू करता है, लेकिन किसी को भी उसका गाना पसंद नहीं आता और सब लोग इस पर चिल्लाने लगते हैं ये क्या कचड़ा आ गया, ये कौन है, ये क्या गा रही है, प्लीज़ इसको हटाओ, हमें ये नहीं चाहिए, हमें थैंक्स जोन चाहिए।
और जो तीनों घमंडी लड़की थी वो भी स्टेज के पीछे सब देख रहे हैं, बोल रहे यार क्या करने गया, फालतू में खुद की बेइज्जती करवाएगा, इससे अच्छा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जीतने का कोई चांस नहीं यार, तू निकल यहाँ से पहली फुर्सत में निकल। लेकिन तो भी जियन हार नहीं मानता और परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन ऑडियंस को पसंद ही नहीं आ रहा है। वो लोग चिल्ला रहे हैं इस पे कि क्या कचरा है, प्लीज इसको हटाओ। और ये सब कुछ जो तेंजुआन है वो दूर ऊपर खड़े होकर सब देख रही है। तभी जो जियान सारे ऑडियंस से कहता है प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग चिल्लाइए मत, मुझे मालूम है आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे जिस लड़की को होना चाहिए था वो अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ से भाग गई, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी ज़िंदगी में पहले से बहुत सारी बुरी चीज़ें चल रही थी और उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन वो ये सारी चीज़ें बताती नहीं थी, हमेशा छुपा के रखती थी। आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका जो कॉस्ट्यूम था वो फाड़ दिया, जिस कारण उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसको ये सारी चीज़ें पसंद है, ये मुझे भी नहीं पता था, वो भी मुझे आज पता चला, जिस बात पर मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हुआ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको भी ये सब चीज़ें पसंद है और ये सारी बातें तेंजुआन पीछे खड़ी रहकर सुन भी रही रहती है और इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके दिल को छू जाता है ये सारी बातें और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो नीचे आने वाली रहती है। लेकिन तभी जहाँ वो खड़ी थी वो टूट जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगती है और अचानक से बॉलीवुड मूवी जैसा सीन हो जाता है, वो गिरे जा रही है, वो गिरे जा रही है और सारे ऑडियंस देख रहे हैं कि भाई कब गिरेगी और सब लोग घबराए हुए भी हैं कि अगर गिर गई तो बेचारी को चोट लगेगा। लेकिन तभी जो परी रहती है वो चमत्कार कर देती है और एक बहुत सुंदर सा मैजिक होता है जिसमें जियान और तेंजुआन एक दूसरे के सामने रहते हैं, दोनों का कपड़ा चेंज होता है और बहुत सुंदर सा कॉस्ट्यूम आ जाता है, जिसमें जो तेंजुआन का कॉस्ट्यूम रहता है वही वाला जो कि उन लोगों ने फाड़ा था और यहाँ पे जियान का भी कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है और बहुत सुंदर सा कॉस्ट्यूम हो जाता है और वो बहुत हैंडसम लगने लगता है। और ये सारा नज़ारा देख के जो ऑडियंस रहती है वो चिल्लाने लगती है अरे वाह कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और वही ऑडियंस में जो जी तोंग खड़ी है वो भी देख रही है कि अरे वाह देखो जियान कितना अच्छा लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। और यहाँ पे जियान और तेंजुआन अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हैं और जो होस्ट है वो भी कहता है अरे देखो ऑडियंस में अलग जोश आ गया और लोग को इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ परफॉर्मेंस करते करते तेंजुआन जियान पे चिल्लाती है कि तुमने ये सब किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे पैचअप कर लूँगी, मैंने ब्रेकअप किया, मैं ब्रेकअप ही करूँगी, ज़्यादा खुश मत हो। और वहाँ पे होस्ट चिल्ला रहा है अरे वाह इनका परफॉर्मेंस आग लगा देगा और ऑडियंस को सच में इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और दूसरी तरफ जाओली भी ये सब देखती है और उसको तेंजुआन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि अरे बाप रे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इतने क्लोज में जाके नाच रही है, वो भी सबके सामने, एक बार ये खत्म होने दो, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और जो तीन घमंडी लड़कियां हैं वो भी ये सब देखते हैं और कहते हैं अरे यार अचानक से लोग जादू कर दिए जिस कारण पूरा मूड खराब हो गया, अब तो यही लोग जीतेंगे, हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। कोई बात नहीं, जब हम अगली बार आएंगे तब हम इसको भी ले लेंगे, मतलब जियान के बारे में बात कर रहे थे कि जियान को भी हम अपनी टीम में ले लेंगे ताकि वो मैजिक करे और अगली बार हम जीते। और ये सारी बातें जाओली भी सुन लेती है और कहती है अच्छा तुम भी मेरे वाले के पीछे पड़े हो, और तलवार लेके उन तीनों के पास जाती है उनको मारने। उसके बाद उन दोनों का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है और दोनों चेंजिंग रूम में जाते हैं चेंज करने के लिए, जहाँ तेंजुआन अभी भी थोड़ी सी गुस्सी थी जियान पर। लेकिन तेंजुआन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें गुस्सा होना तो गुस्सा हो, लेकिन मैंने जिता दिया इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो तेंजुआन है वो जियान को चेंजिंग रूम से भगा रही थी कि मैं पहले मैं चेंज करूंगी, तुम यहाँ से निकलो। लेकिन जियान बोलता है कि नहीं पहले मैं चेंज करूंगा, लेकिन तेंजुआन बोलता है अरे नहीं लेडीज़ फर्स्ट इसलिए मैं चेंज करूंगी। लेकिन जियान बोलता है कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं लड़का हूँ इसलिए पहले मैं चेंज करूंगा। तभी जो परी का जादू रहता है वो खत्म हो जाता है और इनके जो ड्रेस थे वो भी जादू से आया रहता है, इसलिए दोनों का ड्रेस भी गायब हो जाता है, दोनों एक दूसरे के सामने एकदम नंगे। और यहाँ पे तेंजुआन एकदम शर्मा जाती है, उसका पूरा लाल हो जाता है मुंह और वो जियान को कमरे के बाहर निकाल देती है, ड्रेसिंग रूम के बाहर बिना कपड़ों के। और यहाँ पे जियान चिल्लाता है कि अरे मुझे मेरे कपड़े तो कम से कम दे दो, मुझे बाहर नंगा भेज दी। तो वो उसको कपड़े भी देखती है और आखिर में जूता दे के भी उसके मुंह पे मारती है और वहीं पे मतलब वो गिर जाता है। तभी वहाँ पे जो प्यार की देवी थी जो परी वो भी आ जाती है और वो भी इसको बिना कपड़े में देख लेती है और उसका छोटा हाथी देख के उसके आंखों में भी हाथी बन जाते हैं और वो शर्माने लगते हो, कहती है कम से कम कपड़े तो पहने, ऐसे ऐसे नंगे घूम रहे हो, क्या थोड़ी शर्म भी नहीं आती, कैसे इंसान हो। और यहाँ पे जियान भी कपड़े पहनते हुए कहता है अरे यार इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा जादू कब खत्म होगा, अचानक से जादू खत्म हो गया और मैं नंगा हो गया। तो परी भी कहते हैं मुझे माफ कर दो, थोड़ी सी मैं नर्वस रहती हूँ तो गड़बड़ हो जाता है, मैं बताना भूल गई, इसमें मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। तो जियान बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी भी पूरी गलती नहीं है, मुझे भी पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, तुम्हारे कारण ही हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ और हम जीत गए। इसके बाद जो जी तोंग रहती है वो आती है और कहती है अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है। तो जियान है वो तेंजुआन से ये पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ आओगी, लेकिन रिप्लाई देने में तेंजुआन टाइम लगा देती है। और जब ड्रेसिंग रूम के बाहर आती है देखने, जब तक जी तोंग और परी मतलब सब लोग गायब हो चुके थे
और वो लोग मतलब निकल चुके थे जाने के लिए, और जियान और जीतोंग सब लोग आ चुके थे और बाहर जाने लगे। और यहाँ पे वो अपने रास्ते चल जाती है जीतोंग अपने घर के लिए, और यहाँ पे जियान अकेला है, तब उसका ध्यान रहता है तेंजुआन भी बाहर आ चुकी है। वो उसके पास जाता है तो वो नाटक करने लगती है, मतलब मुंह फुलाने लगती है कि तेरे पास तो पहले से कितनी सुंदर लड़की है, अब तू मेरे पास क्या करने आया है। तो जियान तेंजुआन से कहता है मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो तेंजुआन बोलती है क्या पूछना है, पूछो। तो जियान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मेरे घर पे आओ और मेरे साथ सोओगी क्या। और ये सुन के तेंजुआन शर्मा जाती है और उसको गुस्सा आता है और वो जियान को जोरदार एक थप्पड़ मार के वहाँ से चल जाती है। ये बोलते हुए कैसा ठरकी लड़का है, मुझसे आज के बाद मत मिलना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और यहाँ पे जियान थप्पड़ खाने के बाद भी खुश है और खुद से बात कर रहा है कि चलो उसके ऊपर से भी जो चॉकलेट का मैजिक वो हट चुका है और वो अपने असली रूप में आ चुकी है, उसका इच्छा मैंने पूरा कर दिया, जिस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियान पर ही, जो कि रात में एक घर के बाहर किसी पे नजर रख रहा है। एक खिड़की में देखता है और उस खिड़की में एक लड़की आती है। ये लड़की मतलब नहीं गाइस, औरत एक रहती है और वो पौधों में पानी देती है। तभी उस औरत के दरवाजे पे कोई आया रहता है और जाके दरवाजा खोलती है और दरवाजे पे जो रहता है उसे देख के बोलते हैं अच्छा तुम आए हो, अरे यार बहुत लंबे समय बाद आए हो, वो भी इतनी रात को। और वो और कोई नहीं बल्कि जियान रहता है। अब गाइस इसके आगे क्या हुआ वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। 10 मिनट के ऊपर ना हो जाए। तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 6 की खत्म हुई थी। जो जियांग एक बहुत ही ज़्यादा हॉट औरत के घर पे आया रहता है और वो और कोई नहीं बल्कि इसकी टीचर ही रहती है। और जियांग को देखते ही वो कहती है अच्छा तुम आए हो, वो भी इतनी रात को, कोई बात नहीं घर के अंदर आओ। तभी जियांग देखता है कि जो है टीचर उसने मतलब बहुत सेक्सी बहुत हॉट कपड़े पहने, तो शर्मा जाता है, कहता है प्लीज़ आप कुछ और पहन लीजिए, इसमें बहुत चीज़ आपका दिख रहा है। तो उसकी टीचर बोलते हैं अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो, यहाँ सिर्फ हम दोनों है, कोई और नहीं आने वाला, इससे टेंशन मत लो और कमरे के अंदर आ जाओ। और जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है वो देखता है कि हर जगह खाली कचड़ा बिखरा पड़ा है, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है। तभी उसका ध्यान जाता है एक ब्रा इसी पड़ा हुआ है, जो देख के वो हिल जाता है कि अरे बाप रे ब्रा खुले में पड़ा है। लेकिन खुद को शांत करता है, अरे यार एक तो औरत का घर है, ऊपर से सिंगल औरत के घर है, तो ये सब नॉर्मल चीजें है। तभी वो फ्रिज में देखने जाता है कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन फ्रिज में उसको कुछ नहीं दिखता सिवाय दारू वारू हर जगह पड़ा है, बियर वगैरह खाली हर जगह पड़ा है, उसके अलावा और कुछ उसको नहीं दिखता। तो वो भी कहता खुद से अरे यार यहाँ का तो चूहों को भी खाना नहीं खाने को मिलता होगा, मुझे कहाँ से मिलेगा। तो उसकी टीचर उसके बाजू में बैठती है और बियर पीने लगती है। और बियर खत्म होने के बाद जियांग से पूछती है अच्छा मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, कहीं जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है साउली उसके लिए तो नहीं आए हो। तो जियांग कहता नहीं वो मेरी दोस्त नहीं है, हम लोग सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, बचपन से साथ में खेलते थे और पढ़ते थे। और हमें उनका एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब वो छोटे थे प्राइमरी स्कूल में जियांग का हमेशा ज़्यादा मार्क्स आता था साउली से ज़्यादा, जिस बात पे साउली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा रोती रहती थी कि जियांग का ज़्यादा मार्क्स मुझसे आया। तो जियांग ऐसी मतलब बोलता है कि देखना अगली बार है ना तुम्हारा मेरे से ज़्यादा आएगा। तो साउली भी कहती है सच में आएगा। तो उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर जियांग का बहुत ज़्यादा आता है, जिस बात पे साउली को गुस्सा आता है और जियांग को हमेशा मारने के लिए उसको डराने के लिए उसके पीछे भागती थी। और जियांग भी परेशान है, अरे यार मेरा ज़्यादा है तो मैं क्या करूँ, मेहनत करके तो इसका भी आएगा। और साउली उसे कहती है देखो इस बार भी तुम्हारा ज़्यादा आ गया और तुमने मुझसे कहा था कि अगली बार मेरा ज़्यादा आएगा, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तो एक काम करो अगला जब एग्जाम या अगला टेस्ट होगा तुम उसे देना ही मत, फिर मेरा तुमसे ज़्यादा ही आएगा। लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से वो भाग जाता है। और ऐसा करते करते वो लोग मिडिल स्कूल में ही पहुँच जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जियांग का ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जिस बात पे साउली को अभी भी गुस्सा आता है और जियांग को मारती है और कहती है कि यार तुम बड़े मतलबी इंसान हो, तुमने मुझसे इतने साल पहले कहा था कि मेरा मार्क्स ज़्यादा गया है, लेकिन तुम हमेशा मेरे से ज़्यादा लेके आते हो। तो साउली भी सोचता था कि अरे यार मैं इससे ज़्यादा लाऊंगा तो मेरे को परेशान करेगी, इसको ही मैं आगे करता हूँ। और उसके बाद से जितने भी टेस्ट जितने भी एग्जाम होने लगे उसमें वो जानबूझ के कम मार्क्स लाता था, जिस बात पे साउली को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और साउली का उसका बहुत ज़्यादा मार्क्स आता था उसके मुकाबले। और इसी तरह एक दिन जब क्लास में जियांग बैठ कर पढ़ाई कर रहता है तभी बाहर मतलब जो स्कूल के बाहर साउली माइक पे चिल्ला रही रहती है कि देखो अब मेरा मार्क्स तुमसे ज़्यादा आता है, तो मैं जा रही हूँ आगे की पढ़ाई करने अमेरिका, तो मैं चाहती हूँ तुम भी वहाँ पे आओ, तुम्हें टेंशन नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, खर्चा वर्चा सब मैं दूंगी। यहाँ पे जियांग परेशान है, कह रहे यार ये स्कूल में क्या बोल रही है, मेरा नाक कटवा के रहेगी। और जियांग उसे कहता है अरे यार प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ वरना मेरा नाक कट जाएगा। तो साउली कहती है अच्छा ठीक है मैं चल जाऊँगी, लेकिन मुझसे एक बेट लगाओ, मतलब मुझसे एक शर्त लगाओ, अगर अगले टेस्ट में मेरा ज़्यादा मार्क्स आया तो तुम्हें मेरा बात सुनना पड़ेगा और मेरे साथ अमेरिका आना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जीते तो तुम्हें जहाँ रहना तुम्हें जहाँ रह के पढ़ाई करना है।
तुम रहना। और यहाँ पे जियांग का भी मन नहीं था कोई शर्त लगाने का, लेकिन लगाना पड़ता है। फिर टेस्ट होता है और टेस्ट का रिजल्ट भी आता है जिसमें जियांग का ज़्यादा मार्क्स आता है। उसको अमेरिका कहीं जाना नहीं था, जिस बात पे जाओली को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने भी लगती है और जियांग से कहती है तुम पक्का मुझसे नफरत करते होगे और तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं आना चाहते होगे, इसलिए तुमने इस वक्त प्रैक्टिस किया, मुझसे ज़्यादा मार्क्स आया, तुम बहुत बुरे इंसान हो और एक दिन देखना तुम इस बात के लिए पछताओगे भी। इतना बोलते बोलते रोते रोते वहाँ से चल जाती है। अब गाइस आते हैं प्रेजेंट में, इनका फ्लैशबैक खत्म हो चुका है। जहाँ जियांग अपने टीचर से ये बोल रहा है कि इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहूँगा। इसमें अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, तो मैं आपसे आके पूछूंगा और मैं अभी यही करने आया हूँ, आपसे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूँ। ये सुनकर उसकी टीचर बोलती है अच्छा इसी बात है क्या, आखिरी बार मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे मेहनत करते हुए, पढ़ाई पे फोकस करते हुए। आखिर मुझे ये बताओ तुम ये कर किसके लिए रहे हो, कहीं तुम्हारी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं आ गई, कहीं तुम उसके लिए तो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जियांग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, बस एक नॉर्मल सी दोस्त है, इससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो उसकी टीचर बोलते हैं क्या इसी बात है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और एक से ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम थोड़े से स्मार्ट भी हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो, तो ये मतलब जाहिर सी बात है कि तुम्हारी एक साथ एक से ज़्यादा भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो जियांग सुनने के बाद बोलता है क्या मेरी इतनी गर्लफ्रेंड होगी, अरे यार मेरा तो एक मेल फ्रेंड भी नहीं है। और उसके बाद जो उसकी टीचर रहती है वो यही सब बोलते बोलते उसके पैरों पे सो जाती है। इसके बाद फिर सुबह हो जाती है और जियांग भी टीचर घर से निकल जाता है स्कूल जाने के लिए। तो उसकी टीचर पीछे से बोलती है अच्छा बाय मेरे डार्लिंग, और जितने भी लोग रहते हैं आसपास वो सब सुन लेते हैं और जियांग पे हंसने लगते हैं और कहते हैं यार देखो कितने बेशरम बच्चे हो चुके हैं आजकल के, अपने से बड़ी उम्र वाले लोगों के साथ ये सब करते हैं। और जियांग भी यहाँ शर्मा जाता है, अरे यार ये सब क्या बातें कर रहे हैं, और टीचर पे चिल्लाते जाता है यार आप टीचर हमेशा इसी करते हैं मेरे साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में तेंजुआन पे, जो कि हमेशा की तरह जो लड़के लोग हैं उनको टॉर्चर करने में लगी है, उनसे जानबूझ के 50 किलो 100 किलो के वजन उठा रही है और वो लोग भी मजबूरन करना ही पड़ता है, यार अगर नहीं करेंगे तो ऐसे हमारी बैंड बजा देगी। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है जियान की और उसे देखते ही तेंजुआन शर्मा जाती है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर ले जा रही थी और कहती है चलो बाहर जाके हम बात करेंगे, अंदर बात नहीं करेंगे। तो जियान कहते हैं कि नहीं मुझे अंदर बात करनी है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं जितने भी लड़की हैं उनके लिए बात है। और कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाने आया हूँ यहाँ पर, कहता है सारी लड़कियों से जो तुम्हारी कैप्टन है तेंजुआन, मैं उसके साथ शर्त लगाना चाहता हूँ, लेकिन तुम सब पार्टिसिपेट करोगे और मेरा शर्त ये है जो अगला एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में अगर मेरा तुमसे ज़्यादा मार्क्स आ गया तो मैं जीतूंगा और जो विनर रहेगा वो लूज़र को बोल सकता है, मतलब जो काम करने बोले लूज़र को वो काम करना पड़ेगा। और मैं अकेला रहूँगा और तुम सारी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब रहेगी, और तुम में से किसी का एक बंदे का भी मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गया तुम लोग जीत जाओगे। और ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है भले ही तुम लोग का मेरे से ज़्यादा मार्क्स नहीं आया, लेकिन अगर मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट नहीं आया तो भी मैं हारूंगा और तो भी मैं लूज़र कहलाऊंगा, और उसके बाद तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। यहाँ पे सारे लड़के सोच रहे अरे यार ये क्या बोल रहा है, ऐसे तो कभी जीत नहीं पाएगा, नंबर 1 कहाँ से आ जाएगा पूरे स्कूल में। और यहाँ पे तेंजुआन भी सोच रही है अरे यार पगला गया है क्या, इसका रैंक लगभग 150 आता है और हमारी टीम में एक लड़की है जो लगभग टॉप 10 के अंदर आती है हमेशा, तो ये तो हार ही जाएगा। स्पोर्ट कोटे की साइड लड़की बोलती है अरे चलिए कैप्टन हम लोग इसका शर्त मंजूर कर लेते हैं और इसे हरा देंगे, अरे यार ये बुद्धू ये कहाँ जीतेगा। तो कैप्टन यानी तेंजुआन भी बोलते हैं अच्छा ठीक है हमें तुम्हारा शर्त मंजूर है। तो जियांग भी बोलता है अच्छा ठीक है अब मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। और उसके बाद से जो जियांग है वो पूरा जी तौर से मेहनत करने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, खाते समय, खेलते समय, पढ़ते समय, हर जगह मतलब हर जगह सिर्फ पढ़ाई कर रहा रहता है। पूरे स्कूल में भी ये बात फैल जाती है जो कि जियान है उसने जो स्पोर्ट कोटे की कैप्टन है यानी तेंजुआन उसके साथ शर्त लगाया है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा वो जीतेगा और विनर लूजर को जो काम करने बोलेगा वो करना पड़ेगा। और हमेशा की तरह जियांग अपने घर पे एक रात पढ़ाई कर रहा रहता है, तभी बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगती है और वो खिड़की बंद करने जाता है, तभी देखता है जो खिड़की के बाहर बारिश हो रही है, उस बारिश में जाओली खड़ी हुई है। तो जियान छाता लेकर जाओली के पास जाता है जहाँ जाओली बहुत ज़्यादा दुखी रहती है और जियान को देखते ही उसके पास चिपक जाती है और कहती है वो वापस आ चुका है, मेरी ज़िंदगी बदतर बनाने के लिए वो वापस आ चुका है और तुम्हें भी लगता है ना कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। तो जियान बोलता है अरे तुम ये क्यों बोल रही हो, तुम बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो प्लीज़ ये सब फालतू बातें मत करो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं अगला एपिसोड भी यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगले एपिसोड की कहानी भी लगभग यहीं से चालू होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अगला दिन सुबह हो चुकी है, बारिश सब रुक चुका है, मौसम साफ हो चुका है, जियान भी उठ चुका है, स्कूल में जा रहा है, उसका पेपर देने का टाइम आ चुका है और इसका एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ उसने जाओली को चुपचाप मतलब अच्छे से उसको घर पे भेज दिया था, जहाँ उसकी माँ ने उसे ये बताया कि वो आजकल जाओली कुछ सही से नहीं रह रही, उसका ध्यान कहीं और है और बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, मतलब उसके साथ कुछ अजीब चल रहा है। उसके बाद जियान भी स्कूल पहुंच जाता है जहाँ जीतोंग उससे मिलती है और जीतोंग देखती है कि जियान की हालत थोड़ी ख़राब है, मतलब उबासी ले रहा है, वो लगभग अभी भी नींद में है।
अब जियांग से पूछती है क्या तुम ऐसी हालत में पेपर दे पाओगे या क्या तुम फर्स्ट आ पाओगे? तो जियांग बोलता है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दे दूंगा, मेरे लिए बाएं हाथों का खेल है ये। वहाँ पे स्पोर्ट कोटे की जितनी भी सारी लड़कियां थी, कैप्टन थी, सब आ जाती है और सारी लड़कियां जो जियांग का मजाक उड़ाने लगती है कि अबे देख अपनी हालत देख, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तू सो के उठा हुआ है, ऐसे में क्या तू पेपर दे पाएगा? और अब ऐसा मत बोलना अभी कि मैं पेपर नहीं दूंगा, प्लीज शर्त कैंसिल कर दो। हम लोग शर्त नहीं कैंसिल करेंगे, अब तू हारेगा और हम लोग जो बोलेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। और कैप्टन से भी बोलता है सही बोले ना कैप्टन। लेकिन कैप्टन इन तेंजुआन के दिल में कुछ और चल रहा है, क्योंकि उसके दिल में जियान के लिए फीलिंग आ चुकी है और जियान को पसंद करती है और उसको अभी भी मतलब अजीब लग रहा है कि आखिर इसने ये शर्त क्यों रखी, ये बेचारा जीत नहीं पाएगा, ये खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। उसके बाद फिर एग्जाम का टाइम आ जाता है, सब लोग बच्चे पेपर दे रहे और उसकी टीचर भी वहाँ रहती है, वो भी जियांग की तरफ देख कर सोचती है सच में लड़का काफ़ी कमाल का है। उसके बाद पेपर खत्म हो जाता है, स्कूल की छुट्टी होती है, जियांग घर पे जा रहा रहता है और वहाँ पे तेंजुआन भी रहती है और जियांग को देख के उसको आवाज़ लगाती है। लेकिन तभी ध्यान जाता है जियांग के बाजू में जीतोंग आ चुकी है, तो आवाज़ नहीं लगाती और वह इसी चल जाती है चुपचाप। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है जहाँ रिजल्ट आने वाला रहता है और स्पोर्ट कोटे की जितनी भी लड़कियां हैं वो सब खुश है कि चलो यार आज दिन आ गया, थोड़ी देर में रिजल्ट आएगा, फिर दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। पर हमें पक्का यकीन है कि हम लोग जीतेंगे। वो बुद्धू लड़का जियांग जीत ही नहीं पाएगा कि हमारे टीम में शाइशू है जो कि हमेशा टॉप 10 में आती है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और तभी वहाँ पे आता है जियांग जिसने कॉस्ट्यूम लिया था और वो कॉस्ट्यूम दे देता है वो तेंजुआन को और कहता है कि देखो मैं जीत चुका हूँ, तो ये लो और 2 हफ्तों के लिए लगभग स्कूल में तुम यही पहन के रहना। बस यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि उसने ये शर्ट क्यों लगाई थी, क्योंकि उसको तेंजुआन को हराना था और उसको हराने के बाद उसको वो सारे कपड़े वो पहनने को देता जो कि लगभग वो पहनना चाहती थी, लेकिन वो और दूसरों के सामने नहीं पहन सकती थी, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि उसको फैंसी वाले कपड़े जो कॉस्प्ले है वो करना पसंद है, लेकिन स्कूल के बच्चों के सामने वो नहीं कर सकती, वरना लोग ये सोचेंगे कि कैसी लड़की है, हमें लड़कों के खिलाफ लड़ना सिखाया, खुद ये सब कपड़े पहन कर लड़कों को मजे देती है, जिस कारण वो नहीं पहनती थी और इसको सब छुपाना पड़ता है। लेकिन अब वो शर्त हार चुकी है जिस कारण उसको पहनना पड़ेगा और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन सारी लड़कियां जियांग पे चिल्लाने लगती, क्या तू जीत गया, तू जीत ही नहीं सकता साले, रुक अभी हम रिजल्ट देखते हैं। और रिजल्ट देखती है मोबाइल पे और कहती है अच्छा देख मैं 5th नंबर पे आई हूँ, तू तो जीत ही नहीं सकता मुझसे। तो जियांग बोलता है 5th, अरे जरा नंबर 1 पे तो देखो। तो नंबर 1 पे देखती है जियांग का नाम है, सबकी फट के चाल, अरे जियांग कैसे जीत गया यार, नंबर 1 कैसे आ गया? तो इसके बाद जियांग कहता है अच्छा तुम लोग देख लिए कि अब मैं जीत चुका हूँ, यानी अब मेरा कहाँ मानना पड़ेगा, यानी कैप्टन को यानी तेंजुआन को ये कपड़े पहनना पड़ेगा। और वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है कि मुझसे किसी ने कहा था कि थोड़ा सा आदमियों को ठर के रहना मतलब जरूरी रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और ऐसे कपड़े पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ से चला जाता है और स्पोर्ट कोटे वाली जितनी भी लड़कियाँ थी और टीचर के पास आती ये कहने कि जरूर आपसे मतलब कुछ गड़बड़ हुआ होगा, जियांग फर्स्ट आ ही नहीं सकता, वो बहुत नीचे रहेगा। तो टीचर भी बोलता है नहीं यार वो फर्स्ट ही आया है। तो लड़कियाँ कहती है जरूर उसने चीटिंग किया होगा तभी वो फर्स्ट आया होगा। और ये सुन के जो जियांग के टीचर रहती है जो हॉट सी औरत थी उसकी टीचर, वो बोलती है वो चीटिंग कर ही नहीं सकता, वो चीटिंग करने वाला आदमी है ही नहीं, इसलिए तुम लोग उसके बारे में ऐसी बातें करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकलो और सबको भगा देती है। और वहाँ दूसरे टीचर को भी विश्वास नहीं हो रहा आखिर ये फर्स्ट कैसे आया, लेकिन यहाँ पे इस टीचर को पता है, मतलब हॉट वाली टीचर को पता है कैसे आया, क्यों आया। और स्कूल के भी सारे बच्चे हैरान है कि जियांग आखिर वो कैसे फर्स्ट आ गया यार, कभी नहीं आता था, दम नीचे रहता था। और तभी हल्ला होने लगता है, जो स्पोर्ट्स क्लब की जो कैप्टन है तेंजुआन वो बहुत अच्छा सा कपड़ा पहन के पैम्पलेट्स बांट रही है अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए, और सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही रहती है और हर जगह पैम्पलेट्स बांट रही है बहुत अदाएं के साथ, जिस बात पे स्कूल के सारे बच्चे उसके दीवाने होने लगते हैं। और वहाँ पे जियांग भी पहुँचता है, उसके पास जाता है और कहता है यार तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन वो देखता है कि तेंजुआन ने वो वाला कपड़ा नहीं पहना जो उसने दिया था, बल्कि उसने दूसरा पहना है। तो उससे पूछता है जो मैंने दिया था वो तुमने क्यों नहीं पहना? तो तेंजुआन कहती है अच्छा उसके लिए तो मैं तुझे बताऊंगी तूने क्या दिया था, मैं अभी बताती हूँ। बोलता है खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम अभी अपने काम पे ध्यान दो। और स्कूल में वो चिल्ला के अनाउंस करता है कि अब से तेंजुआन लगभग 2 हफ्तों के लिए यही कपड़ा पहनेगी। और इस बात पे तेंजुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब गाइस बहुत ज़्यादा खुश है कि अब वो खुले आम ये सब कपड़े पहन सकती है। अब उसको पुराना वाला इसको बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, जो उसको पसंद है अब वो पहन सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियांग पे जो कि छत पे बैठा है और परी से बात कर रहे हैं कि चलो इस बार मैंने ये कर लिया। तो परी बोलते ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसी टेक्निक हमेशा काम नहीं आएगी। तो जियांग बोलते क्या यार हमेशा काम नहीं आएगी, मैं लेकिन बार बार ये कर भी नहीं सकता, इसमें मेरी सच में फट के 4 हो चुकी थी। और तभी वहाँ पे जीतोंग आती है और कहती है अरे तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो, छत पे क्या कर रहे हो? तो जियांग बोलता है अरे कुछ नहीं, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं ऊपर हवा खाने आ गया था। और तभी वहाँ पे तेंजुआन आती है और उसके मुंह पे वो वाला कपड़ा फेंक के मारती है जो कपड़ा उसने इसे पहनने को दिया था, और कहती है तुम सच में थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ठरकी आदमी हो, तुमने मुझे शर्मिंदा करने के लिए कपड़ा जानबूझ के दिया था ना, ये
10 साल छोटी बच्ची के लिए मुझे कहाँ से फिट आएगा। तो वो घूर के देखने लगती है जियांग को, जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। और जियांग जी तोंग पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो कपड़ा इसने नहीं चुना था, वो कपड़ा उसने जी तोंग को चूज करने के लिए दिया था। और यहाँ पे जी तोंग भी मतलब घबरा गई, अरे यार मुझसे छोटा कपड़ा आ गया क्या। और वो बहाना बना के वहाँ से भाग जाते कि मेरे पापा का फोन आ रहा है कि मुझे खाने के लिए बुला रहे, इसलिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे जियांग की फटके 4 नहीं बल्कि फटके 64 हो चुकी है कि अब तेंजुआन मुझे छोड़ेगी नहीं। इसलिए एकदम क्यूट समूह बना के माफी मांगने की कोशिश करता है, यार प्लीज माफ कर दो, गलती हो गई। और इस बात पे तेंजुआन का भी गुस्सा शांत हो जाता है और वो हंसने लगती है और कहती है तुम थोड़े नहीं थोड़े ज्यादा ठर के आदमी हो, लेकिन इतना भी होना ठीक है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। उसके बाद वो चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ जियांग स्कूल में आता है। तभी जो परी रहती है प्यार की देवी, उससे पूछती है जो चौथी लड़की है जाओली, वो बारिश वाली रात किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी कि वो आ गया, आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे जियांग बताता है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। तो परी हैरान हो जाती है, क्या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, मुझे लगा तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो जियांग कहता है नहीं नहीं, हम लोग बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। और वो भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, क्योंकि अब वो लोग रिलेशन में नहीं है और उसके कारण ही उसकी ज़िंदगी खराब हुई थी। और आज उसका जो हालत है वो भी सब उसके कारण ही है। और तभी पीछे से 2 बच्चे आते हैं पापा पापा चिल्लाते हुए और जियांग पे कूद जाते हैं पापा पापा चिल्लाते हुए। और वो और किसी के नहीं बल्कि जो तीसरी लड़की रहती है, जो ये बोल रही थी कि तुम मेरे पति और हमारे 2 बच्चे हैं, वो उसके बच्चे थे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।